नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हाँ। आज हम ना एक ऐसी फिल्म की कहानी में गहरे उतरेंगे जो कई लोगों की पसंदीदा है। 1999 की सुपरहिट एडवेंचर फिल्म द ममी। हाँ बिल्कुल, द ममी, एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, रोमांस, सब कुछ था उसमें। सही कहा। हमारे पास ना इसकी कहानी का पूरा ब्यौरा है। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि इसके किरदारों को समझेंगे, उस रोमांच को महसूस करेंगे और सबसे जरूरी उस प्राचीन मिस्र के श्राप की परतों को खोलेंगे जिसने पूरी कहानी को एक तरह से बांधे रखा। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ रेत और मकबरों की नहीं है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही कह सकते हैं जुनूनी निषिद्ध प्रेम से। हाँ, जो हजारों साल पहले पनपा, इतना शक्तिशाली प्रेम कि उसने मौत को भी चुनौती दे डाली। लेकिन उसी प्रेम ने जन्म दिया एक भयानक श्राप को भी। होमडाई। उफ, शायद इतिहास का सबसे क्रूर श्राप। किसी को हमेशा के लिए पीड़ा देने के लिए बनाया गया, नाम ही काफी है। और ये सोचना कि कैसे वो प्राचीन त्रासदी, मतलब 1290 ईसा पूर्व की बात, हाँ ईसा पूर्व, वो सदियों बाद 1926 में पूरी दुनिया को हिला देती है। कमाल है। तो वहीं से शुरू करते हैं। प्राचीन थीब्स। हाँ बिल्कुल। समय था फिरौन सेती प्रथम का। उनके दरबार में एक बहुत ही सम्मानित, बहुत शक्तिशाली महायाजक थे, इमोटेप। और सिरिस के महायाजक। हाँ, लेकिन इमोटेप का दिल आ गया था फिरौन की रखैल आनक्सू नामून पर, जो कि जाहिर है बिल्कुल मना था, निषिद्ध। बिल्कुल। उनका रिश्ता गुप्त था, खतरनाक भी। और जैसा होता है ऐसी कहानियों में, राज खुल गया। फिरौन ने देख लिया, पकड़ लिया दोनों को। और फिर आनक्सू नामून ने, शायद ये सोचकर कि इमोटेप उसे बचा लेगा, या शायद कोई और रास्ता न देखकर, हाँ, उसने पहले फिरौन को मार डाला और फिर खुद को भी मार लिया। लेकिन मरने से पहले इमोटेप से एक वादा लिया। हाँ, एक वादा कि वो उसे वापस जिंदा करेगा, पुनर्जीवित करेगा। बिल्कुल। उसने आनक्सूनामून का शरीर चुराया, उसे ले गया हुमुनाप्ट्रा, मृतकों का शहर। हाँ वही जगह, ताकि वो मृतकों की किताब का इस्तेमाल करके उसे वापस ला सके। हाँ, लेकिन फिर फिरौन के जो अंगरक्षक थे, मेजाई, उन्होंने देख लिया और उसे रोक दिया, अनुष्ठान पूरा होने से पहले। बिल्कुल। और यही इमोटिव को मिली वो सजा जो शायद मौत से भी बदतर थी, होमडाई श्राप। इसे सिर्फ सजा कहना भी कम है, ये तो अनंत पीड़ा थी। सही कहा। उसे अमरता तो मिली, लेकिन कैसी? जिंदा ही एक ताबूत में बंद कर दिया गया। और वो भी हजारों मांस खाने वाले स्कार्ब बीटल्स के साथ। उफ, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनंत काल तक जिंदा रहते हुए। और फिर उसे हुमुनाप्ट्रा की गहराइयों में दफना दिया गया, हमेशा के लिए सील कर दिया गया। ये श्राप सिर्फ इमोटेप के लिए नहीं था, ये एक चेतावनी भी थी। मेजाई और उनके वंशजों ने सदियों तक हुमुनाप्ट्रा की रखवाली की, ताकि कोई दोबारा उस बुराई को ना जगा दे। हाँ, वो इतिहास का एक काला पन्ना था जिसे सब भूल जाना चाहते थे, लेकिन इतिहास कहाँ भूलता है। वो तो खुद को दोहराता है। और यही हुआ 3000 साल बाद 1926 में। कहानी पहुंचती है कायरा और सहारा रेगिस्तान। और यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, रिक ओ'कॉनल। हाँ, अमेरिकी एडवेंचरर, पूर्व फ्रांसीसी फॉरेन लीजन का सैनिक, थोड़ा बदमाश, थोड़ा हीरो। और मुसीबत को गले लगाने वाला। बिल्कुल। उसे रेगिस्तान में लड़ाई के दौरान हुमुनाप्ट्रा का एक नक्शा मिलता है, लेकिन किस्मत देखिए, वो पहुंच जाता है काहिरा की जेल में, फांसी के तख्ते पर। और वहीं उसकी मुलाकात होती है एवेलिन एवी कारनाहन से। एवी, हमारी बुद्धिमान, थोड़ी अनाड़ी लेकिन बेहद उत्साही मिस्र विज्ञानी। हाँ, काहिरा म्यूजियम में लाइब्रेरियन, पर उसका सपना है हुमुनाप्ट्रा खोजना। और साथ में उसका भाई जॉनथन, जो एवी से बिल्कुल उलट है, शरारती, लालची, बस अमीर बनने की फिराक में। तो एवी को पता चलता है रिक के नक्शे के बारे में। उसे लगता है बस यही चाबी है हुमुनाप्ट्रा की। तो वो एक सौदा करती है, रिक को फांसी से बचाएगी। बदले में रिक उन्हें हुमुनाप्ट्रा लेकर जाएगा। एक अजीब सी टीम बनती है, एक फाइटर, एक स्कॉलर और एक कह लीजिए मस्करा। क्या लगता है ये तिकड़ी पहुंच पाएगी उस शापित शहर तक? सफर बिल्कुल आसान नहीं होता। रेगिस्तान की मुश्किलें तो हैं ही, ऊपर से एक और टीम भी है पीछे, अमेरिकी खजाना शिकारी। हाँ, और उस टीम में एक जाना पहचाना चेहरा भी है, बेनी गैबोर। ओहो, रिक का पुराना साथी जिसने उसे धोखा दिया था। बिल्कुल। तो यहाँ मुकाबला भी है और पुराना हिसाब चुकाने का मौका भी। खैर, जैसे तैसे दोनों टीमें हुमुनाप्ट्रा पहुंच ही जाती हैं। वो शहर जो सिर्फ कहानियों में था, अब सामने है।
पहुंचते ही खुदाई शुरू, खजाने की तलाश। और यहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू होता है, तेजी से। एवी अपनी जिज्ञासा में खोज निकालती है मृतकों की किताब। वही किताब। हाँ, जिससे इम्होटेप आनक्सुनामुन को जिंदा करना चाहता था। और दूसरी तरफ अमेरिकी टीम को मिल जाता है इम्होटेप का ताबूत, जिस पर चेतावनी भी लिखी है। हाँ, पर लालच कहाँ सुनता है चेतावनियों को। और तभी एंट्री होती है मेजाई की, जो सदियों से उस जगह की रखवाली कर रहे थे। एडिथ बे के नेतृत्व में। वो अमेरिकियों को समझाते हैं, चेतावनी देते हैं, बताते हैं कि इस ताबूत में क्या भयानक चीज बंद है। लेकिन अमेरिकी खजाना शिकारी वो इसे बस अंधविश्वास मानते, नजरअंदाज कर देते हैं। ये वही पुराना टकराव है ना, आधुनिक दुनिया का लालच और प्राचीन चेतावनियां। बिल्कुल। और फिर वो गलती हो ही जाती है। अमेरिकी टीम ताबूत खोल देती है। अंदर से इम्होटेप का सूखा ममी बना शरीर निकलता है। लेकिन असली कहर तब टूटता है जब एवी, शायद उत्सुकतावश या अनजाने में, हाँ, वो मृतकों की किताब से एक मंत्र पढ़ देती है। उसे लगता है वो बस प्राचीन भाषा पढ़ रही है, पर वो अनजाने में इम्होटेप को जगा देती है। वो सीन फिल्म के सबसे यादगार और डरावने सीन्स में से एक है, इम्होटेप का पुनरुत्थान। हाँ, वो सिर्फ एक मम्मी नहीं है, वो एक जीवित श्राप है, अब आजाद। और वो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उन लोगों की जान लेना शुरू कर देता है जिन्होंने उसे जगाया था। उनकी जीवन ऊर्जा चूसता है। हर शिकार के साथ वो और ज्यादा इंसानी बनता जाता है। उसका सूखा शरीर मांस और त्वचा से भरने लगता है। और उसके लौटते ही मिस्र की वो 10 विपत्तियां वो भी शुरू हो जाती हैं। हाँ, टिड्डियों का हमला, पानी का खून बनना, आग के गोले, अंधेरा छा जाना, ये सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है। ये इम्होटेप की बढ़ती ताकत का संकेत है, दुनिया पर आ रहे खतरे का। बिल्कुल। फिल्म को एक एपिक फील देता है ये। अब रिक, एवी और जॉनथन को समझ आता है कि उन्होंने क्या कर दिया है। ये सिर्फ खजाने की खोज नहीं थी, ये तो प्रलय को बुलावा था। एवी अपनी जानकारी से यह अंदाजा लगाती है कि अगर मृतकों की किताब जगा सकती है तो शायद कोई और किताब उसे वापस सुला भी सकती है। हाँ, उन्हें पता चलता है अमुन रा की किताब के बारे में। सोने की बनी हुई किताब, जिसमें जीवन देने की शक्ति है, और शायद इम्होटेप की अमरता छीनने की भी। लेकिन इम्होटेप का अपना प्लान है। उसे सिर्फ ताकत नहीं चाहिए, उसका असली मकसद वही है जो 3000 साल पहले था, आनक्सुनामुन। हाँ, उसे पुनर्जीवित करना। और उसके लिए उसे चाहिए एक मानव बलि। और उसकी नजर पड़ती है एवी पर। शायद इसलिए कि एवी ने ही उसे जगाया था। हो सकता है, या शायद उसे एवी में आनक्सुनामुन की कोई झलक दिखती हो। कुछ भी हो, एवी अब खतरे में है। यहाँ से कहानी एक तेज रफ्तार दौड़ बन जाती है। एक तरफ इम्होटेप, जो अब पूरी तरह से ताकतवर है, रेत को कंट्रोल कर सकता है, लगभग देवता जैसा बन गया है। और दूसरी तरफ रिक, एवी, जॉनथन, और अब उनके साथ मेजाई भी हैं, एडिथ बे के साथ। ये दिलचस्प है। पहले मेजाई इन्हें रोक रहे थे, अब साथ है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। बिल्कुल। उन्हें इम्होटेप को रोकना है, अमुन रा की किताब ढूंढनी है। जबकि इम्होटेप एवी को पकड़कर आनक्सुनामुन को वापस लाने की तैयारी में है। ये चेस सीक्वेंस, ममी के हमले, किताब की खोज, ये सब फिल्म के एडवेंचर को बहुत मजेदार बनाते हैं। एक्शन, टेंशन और थोड़ा ह्यूमर भी, जॉनथन और बेनी की वजह से। हाँ, वो तड़का जरूरी है। अच्छा, तो कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, हम्युनैप्ट्रा के अंदर। इम्होटेप एवी को पकड़ लेता है, बलि की तैयारी पूरी है, आनक्सुनामुन का पुनर्जन्म होने वाला है। लेकिन रिक और जॉनथन पहुंच जाते हैं उसे बचाने। और फिर होती है अंतिम लड़ाई। रिक, जो अब सिर्फ एक एडवेंचरर नहीं, एवी का हीरो है, वो इम्होटेप से भिड़ता है। लेकिन इम्होटेप तो अब लगभग अजेय है, दैवीय शक्तियां हैं उसके पास। असली मोड़ तब आता है जब एवी और जॉनथन मिलकर अमुन रा की किताब ढूंढ लेते हैं। और एवी वो सही मंत्र पढ़ लेती है। हाँ, और वो मंत्र इम्होटेप की अमरता छीन लेता है, वो फिर से नश्वर बन जाता है। वही पुजारी जो 3000 साल पहले था। सारी शक्तियां खत्म। अब लड़ाई बराबरी की है, या शायद रिक का पलड़ा भारी है। और रिक मौके का फायदा उठाता है, तलवार का आखिरी वार, और इम्होटेप वापस अधोलोक में। लेकिन जैसे ही इम्होटेप हारता है, हम्युनैप्ट्रा ढहने लगता है, श्राप टूटता है। पूरा शहर एक भयानक रेतीले बवंडर में समा जाता है। रिक, एवी और जॉनथन बस किसी तरह जान बचाकर भागते हैं। और बेनी, वो लालच में खजाने के साथ भागने की कोशिश करता है और वहीं फंस जाता है। लालच का अंत में तीनों रेगिस्तान में सुरक्षित निकल आते हैं, थके हुए पर जिंदा।
हाँ, उन्होंने सिर्फ एक प्राचीन बुराई को नहीं हराया, बल्कि सफर में एक दूसरे को भी पाया। रिक और एवी का रोमांस। और जॉनथन को शायद थोड़ा सोना भी मिल ही गया। हाँ, शायद। और वो अगली चुनौती के लिए तैयार है। तो ये थी द ममी की कहानी। जैसा आपने कहा, एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, रोमांस, ह्यूमर, सबका मिक्सचर। बिल्कुल, 90s के दशक की एक परफेक्ट एंटरटेनर। और ये कहानी सोचने पर भी मजबूर करती है। जैसे इम्होटेप का किरदार, क्या वो सिर्फ एक विलन था? अच्छा सवाल है। उसके प्यार में, उसके जुनून में एक त्रासदी भी तो थी। हाँ, उसका प्यार अमर था, पर विनाशकारी बन गया। बिल्कुल। फिल्म दिखाती है कि कैसे महान प्रेम भी गलत रास्ते पर जाकर जुनून और तबाही बन सकता है। और ये भी कि प्राचीन श्रापों और वर्जित ज्ञान से छेड़छाड़ के नतीजे क्या हो सकते हैं। सही बात है। अमेरिकियों का लालच, एवी की शुरुआती उत्सुकता, वही तो इम्होटेप की वापसी का कारण बने। हाँ, ये एक तरह से अतीत का सम्मान करने का संदेश भी है। उसे छेड़ो मत। और टीम वर्क, ये भी बहुत जरूरी था। रिक की हिम्मत, एवी का दिमाग, जॉनथन की किस्मत कह लें। हाँ, और मेजाई की ताकत और ज्ञान, सब मिलकर ही इम्होटेप जैसे दुश्मन को हरा पाए। कोई अकेला हीरो नहीं। सही। अंत में एक सवाल मन में आता है, ये प्राचीन मिस्र, ममी, पिरामिड, खोए हुए शहर, ये आज भी हमें इतना क्यों खींचते हैं? क्या है इनमें ऐसा? शायद उनका रहस्य, उनकी भव्यता, उन अनसुलझे रहस्यों का आकर्षण। या शायद ये कहानियां हमारी कल्पना को पंख देती हैं, उन जगहों के बारे में सोचने का मौका जहां इतिहास और मिथक मिलते हैं। हाँ, और ये थीम, निषिद्ध प्रेम, पुनर्जन्म, अमर श्राप, ये हमेशा से इंसानी कहानियों का हिस्सा रहे हैं। तो क्यों ये थीम समय और संस्कृति पार करके आज भी हमें इतना रोमांचित करते हैं? ये एक सवाल है जिस पर हमारे श्रोता जरूर सोच सकते हैं। बिल्कुल।